सबको संभालो वरना अब के बरसात में दीवार भी गिर जाएगी। ज़माना बड़े गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। दोस्तों, सैक न्यूज़ ऑफिस का भिवंडी शहर से इजरा हुआ। इससे पहले भी हम लोग भिवंडी शहर आया करते थे। यहाँ के मसाइल को सनती, दीनी, समाजी, अदबी और बुनियादी सहूलियात के फुकदान को देख कर, यहाँ के मसाइल को देख कर बहुत दुख होता था। मगर आज इस वक्त सबसे बड़ा दुख हुआ कि आज पावर लूम परिषद थी सिल्को हाल में, और यहाँ पर प्रताप अवगाड़े साहब 400 किलोमीटर दूर से आए हुए थे। दीगर सनती अफराद भी शरीक थे। कल्याण से, मालेगांव से बेशुमार अफराद बतौर मेहमान मुकर्रर यहाँ शरीक थे। इतनी अहम पावर लूम परिषद जिसमें आपको मैं बता दूं कि सामीन की तादाद 15 थी, मुकर्ररीन की तादाद 20 थी और साफियों की तादाद 15 थी। दोस्तों, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि पावर लूम सनत, भिवंडी शहर का चक्का जो है ये पावर लूम सनत से ही चलता है। और पावर लूम सनत को लेकर इतनी हुकूमत की जानिब से तरतीब दी गई मीटिंग में इतने कम अफराद का आना, ये बड़ी बेहिसी की बात है कि सनती अफराद मंदी से, मुसलसल मासी मंदी से जूझ रहे हैं, मगर सनतकारों में, सनती तंजीमों में, सनती अफराद में कहीं से भी इत्तेफाक नज़र नहीं आता। जो इस बात का, ये मीटिंग उस बात का बैन सबूत थी कि सनती मसाइल को लेकर इतनी अहम मीटिंग हुई, जिसमें आमदार रईस शेख साहब थे, प्रकाश अवगाड़े साहब थे, फैजान अहमद आदमी साहब थे, एडवोकेट यासीन मोमिन साहब थे और सरोज भाई, जिनकी दानिशमंदी और जिनकी स्टडी और मुताले की दाद देना चाहिए, और कल्याण से कई ऑफिसरान तशरीफ लाए हुए थे। इतनी अहम मीटिंग में सनती अफराद की कोई तादाद मौजूद नहीं थी। मुझे तो लगता है कि जो 15-20 सामीन वहाँ पर आए हुए थे, ये फैजान आदमी साहब के नाम और उसकी मोहब्बत पर आए हुए थे। दोस्तों, किसी पर तनकीद करना मकसद नहीं, तनकीद बराए इसलाह है कि जब सनती मसाइल से हम जूझ रहे हैं, हमारी सनत बंद हो रही है, भुखमरी का शिकार है, बर्बादी के दाने पर पावर लूम लोखंड के भारों भार बिक रहे हैं, ऐसे में दोस्तों सनती अफराद का और अहलियान भिवंडी हो का मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी था। इस मीटिंग में खातिर खा तादाद होना चाहिए थी। इससे पहले धुलिया शहर में मीटिंग हुई, मालेगांव शहर में 2 मीटिंगें हुई। आवाम का, पब्लिक का इतना रश था उसमें कि जो बैरूनी मुकर्ररीन थे, इन लोगों को पैर रखने की वहाँ जगह नहीं मिल रही थी। वहाँ मालेगांव शहर में जब सनती मीटिंग हुई, पावर लूम परिषद हुई, तो मालेगांव शहर में ना सिर्फ वो कारखानादार आए, सरमायादार आए, व्यापारी तबका आया, बल्कि यार्नों के और क्लॉथ के ब्रोकर्स भी आए, और जो पावर लूम पर मजदूरी करने वाले मजदूर तबका भी बड़ा जमा था। मतलब ये हुआ कि उच्चल करंजी, भिवंडी और मालेगांव और धुलिया में कहीं ना कहीं से सनती मसाइल को लेकर बेदारी है। लेकिन अफसोस, भिवंडी शहर में आकर सिल्को हाउस में आज जो पावर लूम परिषद की जो मीटिंग थी, ये देखकर बेहद अफसोस हुआ कि यहाँ पे सामीन की और सनतकारों की कोई तादाद मौजूद नहीं थी। इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि पावर लूम मुसलसल यहाँ तनज़्ज़ुदी का शिकार है। दोस्तों, सनतकारों को, सनती अफराद को मुत्तहिद होकर अपने मसाइल और मुतालबात के लिए लड़ने की ज़रूरत है। सामीन में से एक शख्स खड़ा होकर कम तादाद पर कहने लगा कि यार पावर लूम के मसाइल हल नहीं होते, इसलिए कोई नहीं यहाँ पर नहीं आया। तो दोस्तों, ये बहुत गलत सोच है, ये निगेटिव सोच है। हमको थिंक पॉजिटिव से काम करना है, सनती मसाइल को लेकर इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करना है, ताकि भिवंडी शहर समेत जितने पावर लूम सेंटर्स हैं, हर जगह से पावर लूम के प्रॉब्लम्स ख़त्म हो। ये बड़ी खुशी की बात है कि हुकूमत की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई, जो लक्ष्य विधि रईस साहब ने लगाई है। उनकी मेहनतों का समरा है कि ये सब जगह जाके तमाम पावर लूम सेंटर्स पर जाकर लोगों के प्रॉब्लम सुन रहे हैं, और आने वाले 15 दिनों में ये उसको वापस गवर्नमेंट के, हुकूमत महाराष्ट्र के सामने पेश करेंगे। तमाम पावर लूम सेंटर्स पर नुमाइंदों को बड़ा इत्मीनान हुआ, लेकिन भिवंडी आकर बहुत अफसोस हुआ कि ज़मीन मेरी थी, आसमान मेरा था, ये कल की बात है, सारा जहान मेरा था, मैं आज साए की हसरत लिए भटकता हूँ, बुलंदियों पे कभी साहिबान मेरा था। दोस्तों, बेशुमार मसाइल से घिरा हुआ है भिवंडी शहर। आइए हम सब, सैफ न्यूज़, सैफ परिवार, आप तमाम हजरात मिलकर भिवंडी शहर के विकास के लिए, भिवंडी शहर की तरक्की के लिए, यहाँ के सनती मसाइल को हल करने के लिए मुत्तहिद हों, इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ अपने हुकूक के, अपने मुतालबात को मनवाने के लिए आगे आएँ। आइए आज सिल्को हाल की सनती मीटिंग की कुछ रुदात, कुछ झलकियाँ आपको बताते हैं और सुनाते हैं कि यहाँ सरकर्ता अफराद ने क्या कहा। कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो दिवाली अधिवेशन में लक्ष्यवेदी रईस शेख ने लगाई थी, उस पर प्रॉमिस किया है, आश्वासन दिया है और एक कमेटी गठित की है जो सिर्फ प्लेन पावर लूम के लिए काम करने वाले हैं और उसके लिए रिकमेंडेशन देने वाली है।
जो टेक्सटाइल पॉलिसी बनी है उसमें प्लेन पावर लूम के बारे में कुछ नहीं है। तो इसके लिए प्लेन पावर लूम की जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे बिजली के रेट के हो, चाहे मार्केट के हो, और चाहे उनके लिए अपग्रेडेशन के लिए कुछ लोन मिलना, सब्सिडी मिलना, ऐसी बातें। तो इन सब बातों को लिए ये स्टडी ग्रुप रिकमेंडेशन देने वाला है और उसके लिए हर जगह पे हम मीटिंग ले रहे हैं। मालेगांव में 3 तारीख को हमने मीटिंग किया, उसके बाद में भिवंडी में आज मीटिंग हुआ, इचलकरंजी में वो होने जा रहा है। और ये कमेटी आने वाले 10-15 दिन में अपना सब रिकमेंडेशन देने वाली है। उसके लिए ये आमतौर पे इम्पोर्टेंट बातों के लिए और सबके प्रॉब्लम समझे, सब प्रॉब्लम समझे और ज़्यादा से ज़्यादा सही ढंग के रिकमेंडेशन करे, ये कमेटी का उद्देश्य था और यही इस मीटिंग का उद्देश्य था। देखिए, आज की मीटिंग जो है टेक्सटाइल कमेटी नई गठित की गई है और प्लेन पावर लूम के लिए ये टेक्सटाइल कमेटी गठित की गई। उसके मेंबर्स आज पावर लूम की समस्या जानने के लिए यहाँ पर आए हैं, जबकि यहाँ के एमएलए जो हैं आज दिखाई नहीं दिए। भिवंडी पश्चिम के, भिवंडी पूरब के एमएलए यहाँ थे और कमेटी के मेंबर हैं। दरअसल वजह असल में सिर्फ ये है कि पूरी टेक्सटाइल की जो पॉलिसी का ड्राफ्ट बना है उसके अंदर जो बुनकर हैं, बुनकरों का कहीं भी उल्लेख नहीं है। जो प्लेन पावर लूम है, सादे पावर लूम है, उसका कोई जिक्र नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का ये या पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट स्लोली जो है स्लो पॉइजन देकर इस इंडस्ट्री को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। बहुत सी वजूहत हैं। एक मीटिंग चंद्रकांत पाटिल जी जो महाराष्ट्र के टेक्सटाइल के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक मीटिंग सिर्फ चंद लोगों को बुलाया था। उसने मुश्किल से मैं समझता हूँ 7 या 8 लोग हैं, उसमें मुझको भी बुलाया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि प्लेन पावर लूम जो है किस तरह चले, इस ताल्लुक से आप हमको एक सुझाव दो और लिख के दो ताकि मैं कैबिनेट में मंजूर कर लूँ। मैंने उनसे कहा था कि मैं जितनी बात करूँगा आप कहोगे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्टेड है, एंटी डंपिंग ड्यूटी कपड़े पे भी लगना चाहिए, बहुत सी बातें थी। लेकिन ये सब छोड़ के अभी करंट में हमारा 1 रुपया पावर का बिल बढ़ गया है। वो 1 रुपया रेट आप कम नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि हमको MERC में जाना है। मैंने वहाँ सुझाव दिया था कि 1 रुपया एडिशनल सब्सिडी आप देकर प्लेन पावर लूम के लिए एडिशनल सब्सिडी देकर इसको मदद करने की कोशिश करो। ये इंडस्ट्री जो ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता रुकेगी थोड़ा, और बाकी इसको अगर लॉन्ग टर्म में रोकना है तो संजीवनी लाने की ज़रूरत है। इसको संजीवनी आप समझ रहे हैं ना, उसका मतलब कि उसको जो है जीने के लिए कुछ एक ऐसी चीज़ देने की ज़रूरत है। तो हमने ये चीज़ लाया था। विलासराव देशमुख जैसी लीडरशिप आज भी महाराष्ट्र में पैदा नहीं हो सकी है। जो हमने उनके सामने अपना दर्द बयान किया था उसको मान के फ़ौरन इम्प्लीमेंट कराया। एक बैठक में 400 से 1000 करोड़ तक रुपये का उन्होंने ऐलान किया असेंबली में। आखिर में बोले यार फिर भी नहीं रुक रही, सुशील कुमार शिंदे आ गए थे, किस तरह बचाया जाए। हमने कहा कि 1 रुपया यूनिट आप दो, इंडस्ट्री ऑटोमेटिक सब रुकेगी, हम बिल भरेंगे सब, और 1 रुपया यूनिट का लागू किया गया। आज भी अगर हमारे नुमाइंदे वहाँ जाकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं हमारी कमेटी सब जगहों के आई है, आप प्लेन पावर लूम के लिए 1 रुपया यूनिट लागू करो, देखिए कैसे नहीं गवर्नमेंट लागू करती है। और गवर्नमेंट को कहीं भी हमने ये बात अजीत दादा पवार साहब के पास, हमने ये बात जो है नितिन राउत साहब के पास, दूसरे जितने भी एनर्जी में आए उन सब के सामने साबित किया कि आप हमको जो सब्सिडी देते हो कोई मेहरबानी नहीं है। आप अपना GST का कलेक्शन देख लो, आप उससे पहले वैट का कलेक्शन देख लो, और उस बात को पूरा वर्कआउट करने के बाद अजीत पवार साहब ने बात कबूल किया कि सब्सिडी का रेट बढ़ाने के बाद जो है इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ा, सेल बढ़ा और हमारे वैट की इनकम में जो है इजाफा हुआ है। तो ये आज भी GST की इनकम इनकी बढ़ जाएगी, कम होते जा रही है यहाँ GST। तो ये सब बातें थी, सिर्फ ये है कि फॉलो अप नहीं है। हमारे लीडर यहाँ बोलेंगे
भाषण देंगे, कमेटी में बैठेंगे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में कोई काम करने के लिए फॉलो अप लगता है। वो फॉलो अप की कहीं ना कमी है। मैंने कहा कि आप लोग अगर सरकार के पास नेक नियति के साथ अगर आप लोग वहाँ पर फॉलो अप करोगे तो सरकार को देने में, अगर सरकार की नीयत साफ़ है, वो चाहती है अगर कि प्लेन पावर लूम चले, तो उसको देने में इनको कोई वो भी नहीं है। आज देखिए हमारे साथ पार्शियलिटी कहाँ पे हो रही है। गुजरात में ऑटो लूम भी बढ़ रहा है, वाटर जेट बढ़ रहा है, एयर जेट बढ़ रहा है। वहाँ उनका प्रपोजल सब्सिडी का जाता है, 6 महीने के अंदर क्लियर हो जाता है। भिवंडी का प्रोजेक्ट, मालेगांव का प्रोजेक्ट जाता है, उसको सालों लगता है, क्लियर नहीं होता, और आदमी तंग हार के इंटरेस्ट भर भर के जो है बंद कर देता है, कोई नया जाने को तैयार नहीं होता। तो ये रुपेश अग्रवाल ने जो वहाँ बोला कि इंडस्ट्री यहाँ से गुजरात शिफ्ट हो रही है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और महाराष्ट्र की लीडरशिप को अगर इसको बचाना है तो कहीं ना कहीं उनको एक फ़ैसला लेना पड़ेगा कि यहाँ की इंडस्ट्री गुजरात शिफ्ट नहीं हो। यही मैं कहना चाहता हूँ लोग। धन्यवाद। और टेक्सटाइल समझना भी मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे बहुत एजुकेट किया, और आज की मीटिंग ने बहुत ज़्यादा एजुकेट किया। मैंने एक एक सुझाव बहुत संजीदगी से सुना है, लिखा है। जितना सरोज में कभी जाके सीखता था, कभी जाके पावर लूम कैसे चलता है देखता था, किसी लोकल जगह पे जाता था, किसी भी नए आदमी को एक नई इंडस्ट्री समझने में वक्त लगता है। लेकिन आप सबने समझाने के बाद एक दिन प्रताप मुखार्जी जी से मैं मिला और मैंने कहा कि आप जो कुछ कहना चाहते हैं सरकार से, मैं आपकी आवाज बन के असेंबली में बोलूंगा। और उन्होंने मुझे उस दिन समझाया। हमने एक लक्ष्य लगाई, और वो लक्ष्यवेदी, अगर रशीद भाई जो असेंबली का कामकाज जानते हैं, लक्ष्यवेदी आमदार का सबसे बड़ा हथियार होता है। लक्ष्यवेदी लगती है तो सरकार के मिनिस्टर को, कैबिनेट मिनिस्टर को पॉइंट बाय पॉइंट उसको रिप्लाई करना पड़ता है। 150 वर्ड आप देख सकते हैं लक्ष्यवेदी में। तो हमने कितने ड्राफ्ट बनाए, कितने उसको मॉडिफाई किए, और कैसे भी प्रताप जी ने हमने मिलकर 150 वर्ड में पावर लूम इंडस्ट्री की कहानी को फिट करने का कोशिश की। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि चंद्रकांत दादा ने इस लक्ष्यवेदी को बहुत सीरियसली लिया। और रशीद आपको बोलूंगा, उन्होंने इनफैक्ट हम लोगों का शुक्रिया अदा किया कि आपने ये लक्ष्यवेदी लगाई। जो आपने मन की बात की कि टेक्सटाइल पॉलिसी बनी, पूरी भी हम मेंबर थे, किसी भी टेक्सटाइल कमेटी के मेंबर को 2 मिनट बोलने नहीं दिया गया, और कॉर्पोरेट में टेक्सटाइल पॉलिसी बना के पब्लिश किया। ये बात नहीं करते। जब हमको समझ में आया कि टेक्सटाइल पॉलिसी में कहीं भी पावर लूम का जिक्र ही नहीं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट जब पॉलिसी बनाते हैं ना, तो ऐसी बनाते हैं कि एग्रीकल्चर का लॉलीपॉप, यानी कि आपको मिला लॉलीपॉप एक दूध मिल जाए। तो ये बात मिनिस्टर को समझ में आई, और तभी मेरे दिमाग में बात आई कि टेक्सटाइल और स्पिनिंग के बाहर हमको आना पड़ेगा। पावर लूम को अपनी खुद की स्टडी ग्रुप बनाने की जरूरत है। उसी वक्त सुबह लक्ष्मी 9-10 बजे लगी, मैं चंद्रकांत दादा के पास गया, और इसी रशीद में हम लोगों ने बीएमसी में कामकाज सीखा है। उन्होंने दादा ये लिस्ट है कि महाराष्ट्र में किस लोगों को, कितने लोगों को इंसेंटिव मिला है और सब्सिडी मिली है, इसमें 50% पॉलिटिशियन है। ये मैं सवाल कर दूंगा, तो मुझे हंसने लगे, बोले मुझे चाहिए क्या? तब हमने उनसे कहा कि आप जो है 2-3 मुद्दे हमने रखे थे। एक था कि हमारा अलग से स्टडी ग्रुप बनाओ जिसके मेंबर लोक प्रतिनिधि रहे, जिसके मेंबर एमएलएस रहे, मिनिस्टर्स रहे। उन्होंने फौरन मान लिया। मैं चंद्रकांत दादा को इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि इतने जल्दी मैंने किसी मिनिस्टर को डिमांड मांगते नहीं देखा। दूसरा, मुझे ये पता था कि 5% इंसेंटिव की फाइल बहुत सालों में रुकी है, वो उन्होंने माना कि 2 महीने में सब फाइल निकाली। और तीसरा मुद्दा था कि पावर लूम इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म जो है रिजर्वेशन ऑफ गारमेंट्स से, जैसे साड़ी की बहुत चिल्ला लेते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 27 लाख साड़ी जो बनाने खरीदने का जो प्लान बनाया है, वो पावर लूम में ही बनाना पड़ेगा। ऐसे 10-12 आइटम मैं चाह रहा हूँ, जैसे केबल जो आपने वो चाहिए सिर्फ पावर लूम पे ही बनना चाहिए, ताकि पावर लूम को
365 काम मिले। अब जो अभी बातें मुझे समझ में आई, देखिए आप सब आए हैं, आपके बाद का जनरेशन पावर में आना नहीं चाहता। आप लोग मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे नौजवान जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आना चाहते हैं। तो एक मीटिंग आप उनसे भी हमारी करेंगे। तो सरोज भाई बोल रहे थे कि मार्केटिंग फेडरेशन होना चाहिए, यासिर मैंने कहा कि कोऑपरेटिव होना चाहिए। हम लोग सबसे सस्ता बनाने के बाद, कपड़ा बनाने के बाद भी हमारी कोई अहमियत ही नहीं। सरकार से लड़ना है ना तो यही 15 दिन है। और मैं आपको बताऊं, सरकार को कुछ तो इस इंडस्ट्री को देना है, इसलिए ये कमेटी बनाई गई। लक्ष्मी की बात है, कमेटी बनी थी। मुझे जो डिस्कशन हुआ है और हमने भी तय किया, थोड़ा चालाकी सम्मान्य दादा दूसरे जी को हमने चेयरमैन बनाया, बीजेपी के व्यक्ति को नहीं बनाया। बीजेपी के मिनिस्टर तो ऑलरेडी है और बीजेपी के मिनिस्टर ये मानते हैं कि सम्मान्य अजीत दादा जी ने जो सब्सिडी अनाउंस की थी, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार में वो डीसीएम थे, 75 पैसा और 1 रुपया, वो कैबिनेट को अप्रूव करना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, कमेटी बनाई। कमेटी बना के दादा भूसे जी जो सीएम के एकदम करीब है, उनको हमने चेयरमैन बनाया। तो मुझे उम्मीद है कि सम्माननीय सीएम साहब भी इस कमेटी की रिपोर्ट को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, तो उनके ही व्यक्ति को हमने चेयरमैन बनाया। तो मुझे लगता है कि सरकार कुछ न कुछ तो करेगी। अब विषय बहुत लॉन्ग टर्म भी है, शॉर्ट टर्म भी है। कमेटी 5 मुद्दों पे बनाई गई। कमेटी के बहुत सारे काम बात मुद्दे आपने बनाए वो कमेटी के बाहर के, लेकिन जिस दिन मैंने कमेटी की पहली मीटिंग हुई थी तो एक बात रखी थी कि जो केंद्र सरकार से और फाइनेंस मिनिस्ट्री से हमारे मुद्दे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे एमपीसी बिल है, जैसे सरोज जी कुछ मुद्दे बताते हैं, जैसे अभी मुझे बताया गया कि जीएसटी का जो है लिमिट बढ़ाना है। हमने सम्मानित मुझे साहब से कहा है कि हमारी एक मीटिंग सदस्यों की सीएम और डीसीएम की मौजूदगी में कर, और ये तय हुआ है कि पावर लूम के मुद्दे केंद्र सरकार को सीएम के कुल बिलों लेकर से चाहिए। तो इतना है कि जो तरीका काम करने का पूरा हमने बताया है, सरकार का पूरा फुल कोऑपरेशन हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो रुपेश अग्रवाल जी ने कहा, आपने 2-3 बड़े मुद्दे की रखे हैं, जो 27 एचपी तो हमारे को जो सुझाव है वो 40 एचपी भी करना है। फ्लक्चुएशन का जो मुद्दा है, प्रताप जी और मैं आप लोगों के साथ अलग से बैठेंगे पावर के मुद्दे पे, और टोरल के काम दबा के, इंस्टीट्यूशन के काम दबा के हम लोग मुद्दे सॉल्व करा के देगा। फ्लक्चुएशन का जो मुद्दा है, का जो मुद्दा है, दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी यहाँ पर आया है वो है लाइट मीटर का। जैसे रशीद भाई ने कहा, मेरी भी सोच ये थी कि लाइट मीटर का मुद्दा तो मुझे महाराष्ट्र का, लेकिन अभी मुझे मुद्दा बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि हम ही फ्रेंचाइज के पहले एक्सपेरिमेंट थे। हमारे एमएससी से जो बताए वो देवेंद्र जी को घेर के कैसे भी इस सेशन में हम कैसे भी उनके पीछे पड़ेंगे। उनका बड़ा प्रॉब्लम है, एक चीज दिमाग में बैठ गई तो वो रिवाइज नहीं करते, लेकिन हम लोग कैसे भी उनको समझा के जो ये 200-250 करोड़ का जो हमारा बकाया है, बकाया तो माफ नहीं होगा, इंटरेस्ट की पूरी कोशिश करेंगे, ये डेफिनेटली हम करेंगे। उसके बाद जो मुद्दे आए हैं कि टेक्सटाइल पॉलिसी में डेफिनेटली एक गलती हुई है क्लस्टर्स बनाने, जिसमें हम जो सबसे डिजर्विंग है वो सबसे लोवेस्ट लेवल पे आ गए, लेकिन ये गलती टेक्सटाइल पॉलिसी में है, ये कमेटी उसको डेफिनेटली एड्रेस करने की कोशिश करेगी। दूसरा, आपने कई मुद्दे रखे हैं मेरे सामने, वर्कर के मुद्दे आपने किया, मैं आपके साथ अलग से और बैठूंगा। उसके बाद बड़े अच्छे मुद्दे आए, टेक्सटाइल पार्क होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करना चाहिए हमको, और आप सभी आप माइंड बना लो कि पावर इंडस्ट्री देश में कभी खत्म नहीं होगी, हम आगे बढ़ेंगे। ये माइंड बनाइए आप पॉजिटिव, डिप्रेशन माइंड कर लिए, फ्यूचर कर नहीं कर सकता तो पीवीटी क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता। आज देखिए एग्जीबिशन टीचर करने में प्रताप बगड़े साहब हैं और हमारे वो एमएलए साहब प्रकाश अवार्ड साहब, इतना कॉम्प्लीमेंट करते हो भाई साहब। और यह सर आपके एमएलए साहब सब कुछ इच्छा करके लेके जाते हैं। अब यूनिटी अपने शहर के लिए लड़ेगा, अपना हिस्सा लेके मुझे बहुत अच्छे मुझे मिले, जैसे केंद्र सरकार की बात हुई, चाइना का जो बैकडोर एंट्री है, आई विल एंश्योर सरोज एंड यू हैव अ 1-to-1 ऑडियंस विद द मिनिस्टर कंसर्न
and we will fight China. मैं असेंबली में वादा करके आया हूँ कि अगर सरकार हमारा हाथ पकड़ेगी, अगर महाराष्ट्र सरकार हमारा हाथ पकड़ेगी तो देश में चाइना को बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। आपने देखा होगा मैंने असेंबली में कहा, और अगर हम तरक्की करेंगे, राज्य तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा। 30 लाख सरकार खुद मान रही कि 30 लाख लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है, लेकिन अगर हम सुबह 10 बजे इतने लोग आ सकते हैं ना, तो इसका मतलब कहीं हमारी में बहुत बड़ी गलती है। बताइए, दूध के दाम बढ़ जाते हैं ना तो असेंबली चलता नहीं, प्याज के दाम में कुछ भी हो गया तो असेंबली चलता नहीं। 30 लाख लोग अगर इस इंडस्ट्री में है और अगर वो महाराष्ट्र सरकार को झुका नहीं सकते तो हमारी गलती, हमारी गलती। हमको ये 15 दिन में जितना ज्यादा न्यूज़पेपर में आ सकते हैं, जितना ज्यादा आप लोग अलग अलग बैठकें ले सकते हैं, जितना गर्म कर सकते हैं माहौल करिए। ये कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट जस्टिफाइड और मनमानी करने वाले लोग फरवरी 15 तक दे देंगे, बिकॉज मिनिस्टर जो है उनका कहना है कि आचार संहिता करने के पहले कुछ न कुछ करना है। आइए ना, 30 लाख लोग हम हैं, भिवंडी शहर बहुत दूर नहीं है, कुछ मीटिंग कीजिए, आंदोलन कीजिए, आप अखबार में बने रहिए। सरकार को लगना चाहिए कि ये बच्चा रोएगा और अगर इसको दूध नहीं मिलेगा तो ये माँ को सताएगा। सीधी बात है ना, इतना हम लोग ढीले ढीले रहेंगे तो कुछ मिलता नहीं। आंदोलन देखिए कैसे होते हैं, दूध का भाव बढ़ा तो लोग जो है रास्ते में दूध बहाना शुरू कर देते हैं, अभी वीडियो बनता है तो सीएम देखते हैं ऐसा हो रहा है। हम लोग को भी कुछ क्रिएटिव होना पड़ेगा, कुछ हमको संघर्ष करना पड़ेगा, आसानी से कुछ नहीं मिलता है क्या? अब थोड़ी आवाज हमारी भी सुनी जा रही है असेंबली में, गवर्नमेंट सीरियसली ले रही है, भिवंडी के बारे में अप्रोच बदल रहा है। भिवंडी मुझे पता है किस तरह के प्रोजेक्ट्स हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ला रहे हैं, एक नया बाईपास आ रहा है। सीएम ने कल अजीत दादा ने भी मीटिंग ली, भिवंडी क्लस्टर को एक नया एक्सप्रेसवे कैसे भी मिलेगा, चाहे वो पाइपलाइन रोड में मिलेगा या एलिवेटेड रोड मिलेगा, लेकिन ये सरकार ये निर्णय जरूर लेगी। भिवंडी इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन महाराष्ट्र। मेरी बात मान लीजिए आप, मेट्रो कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ आने वाला है, भिवंडी बहुत आगे जाएगा। बहुत सारे मुद्दे आपने दिए मुझे, आपसे आपको हुक्म मैं रहता हूँ, प्लीज बी पॉजिटिव और सुबह सबको जगाइए ना, लाइए सबको और मुझे बताइए कि सिर्फ सब्सिडी की बात होनी चाहिए कि मॉडर्नाइजेशन की बात होनी चाहिए। मॉडर्नाइजेशन पे सर मैंने जो बात कहा कि हमारा वर्किंग कैपिटल रोड हो रहा है, हमारे गवर्नमेंट से जो मैं हूं ना, इन सब मुद्दों को स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, हम पे भरोसा रखिए आप। आज देखिए भिवंडी के आमदार की लक्ष्मी की कमेटी बनी ना, आज हम भी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि असेंबली में इस मुद्दे को अच्छे से रखा गया। आप हमारा साथ दीजिए, लड़ाई बड़ी है, जिंदगी की लड़ाई यार। आईसीयू में हम लोग हैं, डॉक्टर अच्छे हैं, इंशाअल्लाह काम होगा। आप सिर्फ इसी तरह से साथ दीजिए। मालेगांव को देखिए ना, मैं मालेगांव में गया था, मुझे इतने निवेदन मिले हो सकता है, इतने निवेदन मिले और इतनी अच्छे से उन्होंने समझाया, मुझे लगता है 2 दिन मुझे सदन में सही बोल रहा हूँ, छोटे से छोटा मुद्दा उन्होंने सीरियसली लिया है। और हमको कैसे हम जॉब वर्कर्स से हम लोग मीडियम एंटरप्राइज बने, उसका पूरा प्रोग्राम बनाना है। सरकार को अपनी फैसिलिटीज हम लोग देनी पड़ेगी, थोड़ा हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लेंगे, थोड़ा टेक्सटाइल से लेंगे, थोड़ा फाइनेंस की बेनिफिट्स लेंगे। मैं सरोज भाई से कहूँगा एक अच्छा ग्रुप बनाइए, एक 5 साल का प्रोग्राम बनाइए, 5 साल का प्रोग्राम बनाइए, एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट जनरेशन की आपको इस बिजनेस को वापस लाने का काम हम करेंगे। होपफुल रहिए आप, ये सब मुद्दे हैं। कमेटी का प्रीव्यू बहुत छोटा है, 5 मुद्दे पे कमेटी करी है, 50% आपके इशू कमेटी के बाहर है। मुझे लगता है कमेटी 4-5 विषय में 10 पॉइंट से ज्यादा अपना सजेशन नहीं देने वाली। कमेटी के मेंबर्स का कहना है कि हमको कैसे भी आचार संहिता में पहले अपना कुछ न कुछ काम करा के लेना है, लेकिन मैं मिनिस्टर को कन्विंस करूंगा कि इस कमेटी के सजेशन के बाद भी इस कमेटी को डिसमेंट नहीं करें और इसको कम से कम 6 महीने
आप लोग सपोर्ट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे इश्यूज पे हम लोग काम करेंगे तो सोल्यूशन आएंगे। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स है, लोगों ने बहुत इश्यूज मुझे दिए। डेफिनेटली मैं कहूँगा कि हम लोग इस पे काम करेंगे। प्रतापगढ़ की मीटिंग को बेहतर आगे करेंगे। आप सब यूनिटी से डीपीटीसी आमदा का सबसे बड़ा हथियार होता है। वहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स आते हैं, हमारे आईजीएम का मुद्दा, हमारे जो है रोड्स के मुद्दे, हमारे जो शहर कचरा नहीं उठता वो विषय, वो सब मुझे डीपीटीसी में लेना है। अगर पहला में मुझे इजाजत नहीं कि मैं डीपीटीसी में जाऊँ, क्योंकि मैक्सिमम मुद्दे तो आ गए और मैं यही कहूँगा हाँ रीजनल टेक्सटाइल ऑफिस यूनिटी में ये भी मुद्दा है। तो ये सब मैं देखते जा रहा हूँ। उसके बाद भी प्रताप जी जो मुझे देंगे वो सारे मुद्दे लेकर एक फाइनल ड्राफ्ट मेरे ख्याल से 7 या 8 दिन में, जैसे हमको पूरा काम प्रताप जी को वक्त मिलता है, एक फाइनल ड्राफ्ट हमको हमारा एज अ मेंबर और एज कमेटी सजेशन का ड्राफ्ट हम लोग सर्कुलेट करेंगे। उसमें जो भी सजेशन ऑपरेशन आपको देना है तो वो 2 दिन में आपको दे देना। आप सब इतने तादाद में है, बहुत बहुत शुक्रिया। पर इससे बेहतर हो सकता है, इससे बेहतर हो सकता है। मुझे लगता है बहुत यूनिटी में तो सुबह मेरी मैडम ने बंद रखा था, आप जो बाकी बैठते हैं नर्वस है, ज्यादा लोग नर्वस है, ज्यादा लोग नर्वस है। रुपेश भाई नर्वस हो तो मत जाएंगे ना। आप 4 कारखाने पीओटी में खरीद लो और लोग पूरा समझ कर भाई अपन लोग मीटिंग करते रह जाएंगे, ये इंडस्ट्री गुजरात चली जाएगी। आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ। मेरे ग्रुप के 200 आदमी गुजरात चले गए। आपको मैं बताऊं कि बुरा मत मानिएगा, इसमें कहीं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है पॉलिसी गलत है। महाराष्ट्र में उसका नुकसान आ रहा है। आपकी बात एक मेरा भाषण आपने नहीं सुना होगा, तो मैं कागज हाथ में लेके नहीं बोला था कैसे इंडस्ट्री गुजरात जाएगा। इसको मैंने किया था, आपको क्या होगा। तो मुझे 3 मिनिस्टर्स ने बुलाया था। प्रॉब्लम क्या, महाराष्ट्र की बीमारी लगी गंदी पॉलिटिक्स की, तो थोड़ा डिफिकल्ट टाइम आ रहा है, लेकिन हमको लड़ते रहना है। आपको मैं बताऊं, एक सवाल मैंने किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि बुलेट ट्रेन महाराष्ट्र में डिमांड किसने किया? कोई इंडस्ट्री ने किया, कोई व्यक्ति ने किया, कोई लोग प्रतिनिधि ने किया। आपको पता है बुलेट ट्रेन की मांग महाराष्ट्र के किसी व्यक्ति ने नहीं किया। लेकिन 50,000 करोड़ का 1 लाख करोड़ का सर्दर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने तरफ से ले लिया। आज एमपीएच खुलने जा रहा है ना, एमपीएच आपको मालूम है 250 रुपया बन के बोल, 250 रुपया बन के बोल। हम लोग की वजह से आज कोस्टल रोड बॉम्बे का है ना, मैंने असेंबली में जो भाषण किया था उसके बाद आज सीएम को क्लैरिफाई करना पड़ा कि कोस्टल रोड पे टोल नहीं लगेगा। लड़ाई करने से मिलेगा, जिंदा रहना तो करेंगे। तो थोड़ा मौका दीजिए, कोशिश तो पूरी करता है, ईमानदारी से करूंगा। अकेला हूँ, एक आदमी साहब मेरे साथ है, लेकिन आपके लिए कोशिश ईमानदारी से करूंगा, ये वादा करूंगा। थैंक यू सर। आप जो डायरेक्शन में जा रहे हैं, सजेशंस तो सबने दिए हैं, मगर प्रॉब्लम क्या है अभी तक किसी को समझ में नहीं आया। जैसा तिरुपति जी ने बोला कमेटी में थे तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। टेक्सटाइल कमेटी में कितने बार पुलिस जी को बुलाया गया है मीटिंग्स के अंदर, और कई बार जो बुलाया गया है और इस पर कोई जवाब नहीं। ये बात मैं नहीं, आप समझ रहे हैं मेरे को। यही बात है कि आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं किया है आपने अभी तक। ये प्रॉब्लम जो है ये एक प्रॉब्लम नहीं, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलके एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, जिसके अंदर आज के दिन में जीएसटी के हिसाब से सिर्फ 3.25 लाख या 4 लाख लोग चल रहे हैं। और ये 20 की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल पूरे देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जीएसटी का 50,000 करोड़ के आसपास देती है। उसमें से 45% के आसपास सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट देता है। बदले में महाराष्ट्र स्टेट में क्योंकि पीओटी का
constitutes nearly 40% of textile industry in Maharashtra. आपको बदले में क्या मिल रहा है, आपके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया है कि नहीं किया है? आपका मेन प्रॉब्लम जो है वो है आपकी मार्केटिंग। आपकी मार्केटिंग फेडरेशन यहाँ पे नहीं रहेंगे, आप लूज आउट करोगे, क्योंकि चाइना से जो गुड्स आ रहे हैं वो आज के दिन में 20 से 25% के बीच में है। ये हर साल 30% की रफ्तार से बढ़ रहा है। आने वाले 5 साल में ये बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएगा। ये जितने सजेशंस आपने दिए हैं ये सिर्फ मैं इसको बोलता हूँ बैंडेड सजेशन है। थोड़ा सा कट हो गया तो बैंडेड लगा दिया, अंदर जख्म पक रहा है, आपको इसका अंदाजा नहीं है। आपको हर 6 महीने में जीएसटी जो आप भर रहे हैं इसका सिस्टम ही इतना बेकार है कि आपका वर्किंग कैपिटल राइट ऑफ हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके। आप लीड कर रहे हो और आपको अंदाजा नहीं है कि आप लीड कर रहे हो। दिस इज वेयर ये चीज आपको देखना है। आपको ये 27 HP 28 HP एक दिन चलेगा, 2 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, एक दिन में सब खत्म हो जाएगा। ये जिस तरीके से इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं वो भी अभी जैसा यासीन भाई ने बोले बांग्लादेश से आ रहा है, तो बांग्लादेश से आ रहा है, बांग्लादेश की ताकत ही नहीं है उतना कपड़ा इंडिया में सप्लाई करने की। वो पूरे दुनिया में इससे ज्यादा कपड़ा सप्लाई कर रहा है। ये कहाँ से हो रहा है? ये प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो। पीयूष जी ने 4 दिन पहले SRTPC टेक्सटाइल एसोसिएशन है जिसके एनुअल फंक्शन में उन्होंने ये बात कही थी कि आरसन मोदी जी ने रुकवा दिया, वो रुकवा दिया, उसके वजह से आपको एक लाइफ टाइम मिली है, नहीं तो 3 साल पहले ही आपका पूरा टोटल धंधा बंद हो गया होगा। और ये एडवोकेसी करने के लिए पुनीत जी, हिरेन, myself and our team across the country from the textile industry and other than the textile industry सब ने मिलकर ये किए थे और उसके वजह से वो सक्सेस मिला। उससे सिर्फ एक लाइफ टाइम मिली। दूसरे तरीके से चाइना अंदर आ रहा है, आप कितना भी हजामत कर लोगे कुछ नहीं होने वाला है। वो प्रेडेटरी प्राइसिंग उसको बोलते हैं। आप 100 रुपए में बेचोगे, वो 80 रुपए में बेचोगे। आप धीरे धीरे खत्म हो रहे हो और इसी वजह से आप खत्म हो रहे हो। ये बैंडेड है, ये हल नहीं है आपका। समझे आप? ये बात मैंने उस दिन जब व्यापारी संगठन ने बंद करने का ऐलान की थी, उस वक्त भी मीटिंग में मैंने ये बात कही थी कि आप प्रॉब्लम को दूसरे तरह से देख रहे हो। और ये जो आपका अपग्रेडेशन है और ये PLI स्कीम है, ये एक भी स्कीम का SWOT एनालिसिस जिसको बोलते हैं, यानी ये पैसा सरकार ने हमको दी, उसका फायदा क्या हुआ हमको और सरकार दोनों को, ये किसी ने आज तक किया नहीं है। वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सब लोग बैठे थे, उनसे मैंने कहा कि आप SWOT एनालिसिस का पेपर हमारे सामने रखो कि आपने 300 करोड़ रुपए 1300 करोड़ रुपए PLI स्कीम में दिए, कितने दिए? 10 उसमें सिर्फ 300 लोगों ने 67 लोगों ने अप्लाई किया था। 67 लोगों में से 55 ने वापस दे दिया है क्योंकि वो अपग्रेडेशन में भी वो लोग को पोसाना नहीं। तो आप जो अपग्रेडेशन की बात कर रहे हो, इट हैज टू बी अ सेंसिबल अपग्रेडेशन। माइंडलेस ऑटोमेशन के अंदर जाके आप 30 लाख का दूध लगाओगे और 30 रुपए मीटर का कपड़ा बेचने की है, आप नहीं बेच सकते हो, इम्पॉसिबल बात है। तो ये चीजों के ऊपर भी आप सोचो, आपको सोचना है और आपको इसका नतीजा निकालना है। आपस में बैठ हम अगर सोचेंगे कि वो कर लेगा या रईस भाई कर लेंगे, वो MLA होंगे, सरकार में डाल दो हो जाएगा काम, नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और एक बात और समझ लीजिए आप, 140 करोड़ का देश है, इतना बड़ा मार्केट पूरी दुनिया में किधर नहीं है। ये क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको सोचना कि क्यों नहीं कर पा रहे। इसका एक रीजन ये है कि बहुत ज्यादा आर्थिक व्यवस्था खराब है और उससे निकलने के लिए हमको वो जो 80 करोड़ लोग हैं जिनके जो हमारा कपड़ा खरीदते हैं, हमारा कपड़ा कोई 5 स्टार होटल में बैठने वाला आदमी नहीं खरीदता, ये 80 करोड़ लोग खरीदते हैं। इनके हाथ में जब तक के परचेसिंग पावर नहीं रहेगा आपका धंधा नहीं चलने वाला है। जितना भी बैंडेड डाला तो कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला। आई एम वेरी सॉरी मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ, अगर ये आपको माना जरूरी। थैंक यू। हमारे हौसले बुलंद हैं। जब मैं भूख हड़ताल पर बैठा था 125 रुपये अपील करने के लिए, महाराष्ट्र की धरती पर कोई आदमी ऐसा नहीं बोलता कि हो जाएगा।
यहाँ तक कि मंत्री लोगों ने हमको बुलाया कि फैजान भाई तुम्हारी हमारी दोनों की इज्जत का सवाल है, आप भूख हड़ताल ख़त्म कर दो। लेकिन मैंने जिद किया तो नहीं, मैं भूख हड़ताल ख़त्म नहीं करूँगा और इस काम को पूरा ही करूँगा। अभी जो बात निकली है कि फुल जितना भी ये एरियर्स है सब माफ़ करो, हम उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और आइंदा लड़ते रहेंगे। इंशाअल्लाह हम उसमें कामयाब होंगे, हमको पूरी उम्मीद है।